अगर आप आने वाले साल यानी कि 2023 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं और अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से किस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, तो आज की ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स फॉर एवरी इन्वेस्टर इन 2023। यानी कि इनमें से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन किस कैटेगरी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। फिर चाहे आप अंडर 50 किसी भी एज ग्रुप में आते हो, आप चाहे 18 साल के हों, आप चाहे 50 साल के हों, इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड को आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। और ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं। और इन म्यूचुअल फंड्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे, फिर चाहे वो इनका AUM हो, इनके 3 या 5 साल की परफॉर्मेंस हो, इनका अल्फा हो, और भी दूसरे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है लार्ज कैप कैटेगरी से, और लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर मेरे पास यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं, एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा है इंडेक्स फंड। तो एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास फंड आ जाता है वो आ जाता है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, और दूसरी तरफ जो पैसिव कैटेगरी यानी कि एक इंडेक्स फंड जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो से बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा लार्ज कैप फंड है जिसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को कई बार बीट किया है। बहुत से एक्टिव लार्ज कैप फंड आपको मिल जाएंगे जो कि अपने बेंचमार्क को भी बहुत डिफिकल्टी से बीट कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत से एक्टिव फंड ऐसे होंगे जो कि अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाए होंगे। लेकिन कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड ऐसा है जिसके मैंने आपको बताया कि ये कंसिस्टेंटली पास्ट में अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर पाया है, और इसका जो अल्फा है वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में जो इन्वेस्टर्स की चॉइस बन जाती है लार्ज कैप के अंदर वो बन जाते हैं इंडेक्स फंड्स। लेकिन मैंने इस वीडियो में जो इंक्लूड किया है वो मैंने इंक्लूड किया है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। और मैंने यहाँ पर इंडेक्स फंड के अंदर सेंसेक्स प्लान इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं टोटल 50 स्टॉक्स। वहीं अगर हम एक सेंसेक्स प्लान की बात करते हैं तो एक सेंसेक्स प्लान के अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 30 स्टॉक्स। यानी कि यहाँ पर जो आपका पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो थोड़ा सा और ज्यादा फोकस पोर्टफोलियो बन जाता है। मैं अपनी वीडियोज में पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ाते चले जाते हैं, आपके पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस उसी तरीके से डिक्रीज भी करती चली जाती है, क्योंकि आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स आपको मिलते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं उन सबका एवरेज। तो मेरे ख्याल से कोई भी इन्वेस्टर जितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को फोकस रखता है, जितना ज्यादा वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचता है, उतना ही ज्यादा आपके पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान की जगह सेंसेक्स प्लान को चूज किया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो 50 की जगह सिर्फ 30 स्टॉक्स आ जाते हैं। तो लार्ज कैप के अंदर अगर मैं इन दोनों ही फंड्स के बाकी पैरामीटर्स की बात करता हूँ, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों ही फंड्स दे रखे हैं, कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड और HDFC इंडेक्स फंड। दोनों का ही जो फंड साइज है वो फंड साइज काफी अच्छा है, और दोनों का जो फंड एज है वो है 9 ईयर्स 11 मंथ्स का, यानी कि दोनों ही काफी पुराने फंड्स हैं। कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अगर मैं पिछले 5 साल के CAGR की बात करता हूं तो वो गया है 14.65% का। पिछले 3 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं तो वो गया है 17.18% का। शार्पर रेशियो इसका पॉजिटिव में है 0.82, अल्फा भी इसका अच्छा है 2.66, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में काफी अच्छा अल्फा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कम है 0.42% का है, और PE रेशियो इसका 40 से कम है 26.68 का है। वहीं अगर मैं HDFC इंडेक्स फंड की बात करता हूं तो इसने पिछले 5 साल का जो CAGR दिया है वो दिया है 13.4% का। पिछले 3 ईयर्स का CAGR इसका गया है 14.74% का। शार्पर रेशियो इसका भी पॉजिटिव में है। अल्फा इसका नेगेटिव में है -1.11, वो इसलिए क्योंकि मार्केट में पिछले 1 साल में काफी करेक्शन देखने को मिला है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो जैसे कि इंडेक्स फंड का होता ही है, इसका भी काफी कम है 0.2% का। वहीं अगर हम PE रेशियो की बात करते हैं तो PE रेशियो जैसे कि इंडेक्स का है 24.9 का। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या एक इन्वेस्टर को इन दोनों ही फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो वैसे तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ही फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देने से आपको कुछ भी खास बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों ही लार्ज कैप फंड हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दोनों के अंदर ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग भी काफी ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से इन दोनों ही फंड्स में से आपको कोई एक फंड अपने लिए चूज करना चाहिए। अगर आप एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैनरा रोबैको आपके लिए चॉइस है। अगर आप इंडेक्स फंड ज्यादा प्रेफर करते हैं तो इंडेक्स फंड के अंदर आप HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान को चूज कर सकते हैं। अगला फंड हमारे पास आता है मिड कैप कैटेगरी से, और इस फंड का नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड के बारे में भी मैं अपनी वीडियोस में कई बार बात कर चुका हूं, बहुत सी वीडियोस में मैंने इस फंड का जिक्र किया है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड मुझे हर तरह
तरह से अच्छा लगता है, फिर चाहे इसकी पास परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, पास रिटर्न्स की बात करते हैं, या फिर दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड की जो पास परफॉर्मेंस गई है वो बहुत अच्छी गई है। कंसिस्टेंटली इस म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स पास में दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी हर एक इन्वेस्टर के लिए एक काफी अच्छी कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा हाई होती है। अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपको जो रिस्क है वो रिस्क कम रहता है, लेकिन वहां पर आपको रिटर्न्स भी थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की बात करता हूं तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आपको रिटर्न्स काफी ज्यादा हाई मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो रिस्क है वो रिस्क भी काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि एक काफी बैलेंस कैटेगरी है, सही रिस्क के साथ सही रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप कैटेगरी एक अच्छी चॉइस बन जाती है। तो अगर मैं पीजीआई मीडिया मिड कैप फंड के बाकी पैरामीटर्स की बात करता हूं तो अगर मैं सबसे पहले फंड साइज की बात करता हूं तो फंड साइज इसका अच्छा है, 7,577 करोड़ का इसका फंड साइज है। फंड एज है 9 ईयर्स 1 मंथ, यानी कि काफी पुराना फंड है। CAGR 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 17.62% के रिटर्न्स इसने दिए हैं, और पिछले 3 साल में इसने 35.99% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। शार्पे रेशियो इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव में है, यानी कि यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा मिल जाता है। अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो इसने अपने बेंचमार्क को काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, 11.17% से इसने आउट परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम है, 0.39% का। वहीं जो इसका पी रेशियो है वो है 29.48 का। अगले फंड्स हमारे पास आ जाते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, और जैसे कि मैंने आपको लार्ज कैप में 2 चॉइसेस दी थी, तो स्मॉल कैप के अंदर भी मेरे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट चॉइसेस हैं। सबसे पहला फंड आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, और दूसरा फंड आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट क्वांट स्मॉल कैप फंड पास्ट में अपनी परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा सरप्राइज कर चुका है। अगर हम कोरोना के बाद के बुल रन की बात करते हैं तो उस बुल रन में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 100% तक के रिटर्न्स भी दिए थे। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़े से एग्रेसिव अप्रोच लेके चलना चाहते हैं तो एग्रेसिव अप्रोच वालों के लिए मेरे ख्याल से क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पर एक अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ी सी मॉडरेट अप्रोच लेना चाहते हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऑल्दो स्मॉल कैप में बाकी कैटेगरी के मुकाबले रिस्क पहले से ही ज्यादा होता है, तो आपके लिए यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक अच्छी चॉइस बन सकता है। अगर हम इन दोनों ही फंड्स के बाकी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका फंड साइज काफी ज्यादा हाई है, 23,765 करोड़ का है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड के अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो ये इससे काफी कम है, यानी कि सिर्फ 2580 करोड़ का है। फंड एज दोनों का ही 9 ईयर्स 11 मंथ्स का है। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पिछले 5 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं तो ये गया है 15.2% का। 3 ईयर्स का CAGR इसका गया है 34.8% का। शार्पे रेशियो इसका पॉजिटिव में है 1.15 का। अल्फा इसका अच्छा है 8.64 का। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.86 का है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे है। पी रेशियो इसका 22.93 का है। वहीं अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो नो डाउट क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 5 ईयर्स का CAGR का गया है 23.93% का, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 24% का। 3 ईयर्स में इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 55.22% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। शार्पे रेशियो इसका 1.45 का है, जो कि अच्छा है। अल्फा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, 21.81 का है। एक्सपेंस रेशियो इसका ठीक है, 0.62% का है। पी रेशियो इसका 17.05 का है। तो अनलाइक लार्ज कैप फंड, जहां पर मैंने आपको 2 फंड्स में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, आप स्मॉल कैप फंड के अंदर दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते ही हैं कि स्मॉल कैप के अंदर जो यहाँ पर डोमेन है वो बहुत बड़ा आ जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर आ जाती हैं, इसलिए 2 म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चलना चाहते हैं तो आप अकेले क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन सेफर साइड रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप स्मॉल कैप के अंदर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय आप 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। 2 अलग अलग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देने से आपको जो यहाँ पर रिस्क है वो रिस्क आपस में एडजस्ट हो जाता है, और जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स दोनों ही जगह से आपको अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई 4 अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड और 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इन 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सजेस्ट क्यों नहीं किया है, तो वो मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के अंदर सेपरेटली कर रहा है, तो अलग से एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में आपके इन्वेस्टमेंट्स करवाता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना या फिर से उन्हीं कैटेगरीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना, मतलब मुझे यहाँ पर कुछ खास सेंस समझ में नहीं आया। हाँ, इसका सेंस वहाँ पर जरूर बनता है अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं और उस गोल के साथ आप किसी एक म्यूचुअल फंड को अटैच करना चाहते हैं, तो किसी एक म्यूचुअल फंड को जब किसी लॉन्ग टर्म गोल के साथ अटैच करने की बात आती है तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर जैसे कि इन्वेस्टर्स की हमेशा से चॉइस रहा है, वो रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 म्यूचुअल फंड जो कि अपनी अपनी कैटेगरी में काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनको आप 2023 में अपने पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इन 4 म्यूचुअल फंड के साथ साथ एक 5वां म्यूचुअल फंड भी मैंने आपको इस वीडियो में सजेस्ट किया है, जो कि एक गोल बेस्ड अप्रोच के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 4 या 5 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 या उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन में चले जाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंक्रीज करते चले जाएंगे और आपके जो पोर्टफोलियो के ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आपकी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। तो कोशिश करें 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ना करें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।